नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का दूसरा पाठ कविता पतंग पढ़ेंगे। इसके कवि हैं श्री आलोक धनवा। तो कविता को शुरू करने से पूर्व कवि परिचय समझते हैं। कविता के कवि प्रख्यात कवि श्री आलोक धनवा जी हैं। इनका जन्म 1948 ईस्वी में मुंगेर बिहार में हुआ। पतंग कविता कवि के दुनिया रोज बनती है व्यंग्य संग्रह से ली गई है। वे हिंदी के उन बड़े कवियों में हैं जिन्होंने 70 के दशक में कविता को एक नई पहचान दी है। उनका पहला संग्रह है दुनिया रोज बनती है। जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते, ब्रूनो की बेटियां हिंदी की प्रसिद्ध कविताएं हैं। इनको कई सम्मान इनके जीवन में मिले, कई पुरस्कार मिले। तो जो सम्मान हैं उनके बारे में जानते हैं। आइए। पहल सम्मान, नागार्जुन सम्मान, फिराक गोरखपुरी सम्मान, गिरिजा कुमार माथुर सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र स्मृति सम्मान इनको दिए गए। पटना निवासी श्री आलोक धनवा जी इन दिनों महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में कार्यरत हैं। कविता का जो प्रतिपाद्य विषय है वो इस प्रकार है। पाठ्यपुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं बालमन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों के बाद के शरद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? यहाँ पर कविता में भादो और शरद का जिक्र है। भादो को अंधेरे के रूप में और शरद को उजाले के रूप में यहाँ कवि के द्वारा बताया गया है। आइए कविता का प्रतिपाद्य विषय समझने के उपरांत कविता के बारे में जानते हैं कि कवि ने कविता में किन बातों का उल्लेख किया है। सबसे सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। यहाँ पर कवि ने कविता में शरद का मानवीकरण किया है और लिखा है शरद आया पुलों को पार करते हुए। पतंग के बारे में लिखा है बांस की सबसे पतली कमानी और दुनिया का सबसे पतला कागज। और
सबसे रंगीन चीज। इस प्रकार और भी आगे इस कविता में बहुत कुछ लिखा है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले जाते हैं, डाल की तरह लचीले वेग सो अक्षर, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई जाती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो इस प्रकार कविता का वाचन करने के उपरांत अब हम इसके भाव को समझेंगे, इसके अर्थ को जानेंगे। कवि कहते हैं कि बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती थी, वे समाप्त हो गई। यहाँ ये जानना आवश्यक है कि कवि ने प्रस्तुत कविता में प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का जिक्र किया है और साथ ही बालकों की सुलभ चेष्टाओं का भी सजीव चित्रण कवि के द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो कवि कहते हैं कि तेज बौछारों और भादों की विदाई के साथ साथ ही शरद ऋतु का आगमन हुआ। अब शरद का प्रकाश फैल गया है। इस समय सवेरे उगने वाले सूरज में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा होती है। कवि शरद का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि वह अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। यहाँ पर शरद का मानवीकरण किया गया है। वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो कवि कहना चाहते हैं कि शरद ऋतु के आगमन से उत्साह, उमंग का माहौल बन जाता है। कवि कहते हैं कि शरद ने आकाश को मुलायम कर दिया है ताकि पतंग ऊपर उड़ सके। वह ऐसा माहौल बनाते हैं कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, यानी बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज व बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग उड़ा सके। इन पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे सीटियां, किलकारियां मारने लगते हैं। इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियां भी दिखाई देने लगती है। बच्चे भी तितलियों की भांति कोमल व नाजुक होते हैं। कवि कहते हैं कि बच्चों का शरीर कोमल होता है। वे ऐसे लगते हैं मानो कपास की नरमी, लोच आदि लेकर ही पैदा हुए हों। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी लालायित रहती है। वह उनके बेचैन पैरों के पास आती हैं जब वे मस्त होकर दौड़ते हैं। दौड़ते समय उन्हें मकान की छतें भी कठोर नहीं लगती। उनके पैरों से छतें भी नरम हो जाती हैं। उनकी पदचापों से सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा स्वर उत्पन्न होता है। वे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर झूले के पेंग की तरह आगे पीछे आते जाते हैं। उनके शरीर में डाली की तरह लचीलापन होता है। पतंग उड़ाते समय वे छतों के खतरनाक किनारों पर आ जाते हैं। यहाँ उन्हें कोई बचाने नहीं आता, अपितु उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें बचाता है। वे खेल के रोमांच के सहारे खतरनाक जगहों पर भी पहुंच जाते हैं। इस समय उनका सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे
उसकी उड़ान व ऊंचाई पर ही केंद्रित रहता है। ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें केवल डोर के सहारे थाम लिया हो। कवि कहते हैं कि आकाश में अपनी पतंगों को उड़ते देखकर बच्चों के मन भी आकाश में उड़ रहे हैं। उनके शरीर के रोए भी संगीत उत्पन्न कर रहे हैं तथा वे भी आकाश में उड़ रहे हैं। कभी कभार वे छतों के किनारों से गिर जाते हैं, परंतु अपने लचीलेपन के कारण वे बच जाते हैं। उस समय उनके मन का भय समाप्त हो जाता है और वे अधिक उत्साह के साथ सुनहले सूरज के सामने फिर आते हैं। दूसरे शब्दों में, वे अगली सुबह फिर पतंग उड़ाते हैं। उनकी गति और अधिक तेज हो जाती है। पृथ्वी और तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आती है। तो इस प्रकार प्रस्तुत कविता का ये अर्थ हमने जाना। इसके उपरांत कविता का भाव सौंदर्य क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। पहला, प्रस्तुत कविता में कवि ने मौसम के साथ प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों व बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया है। दूसरा, बच्चे खतरों का सामना करके और भी साहसी बनते हैं, इस बात की भी अभिव्यक्ति हुई है। तीसरा, कवि ने इस काव्यांश में बच्चों के क्रियाकलापों व उनकी सहन शक्ति का वर्णन किया है। वे पतंग के सहारे कल्पना में उड़ते रहते हैं। यह लाक्षणिक प्रयोग है। सुनहले सूरज के सामने आने का अर्थ यह है कि वे उत्साह से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। आइए भाव सौंदर्य के उपरांत कला पक्ष के बारे में जानते हैं। कवि ने प्रस्तुत कविता में खड़ी बोली का प्रयोग करते हुए उसकी सहज अभिव्यक्ति की है। उसने मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया है। पृथ्वी, दिशा, मृदंग, संगीत आदि तत्सम शब्द तथा नरम अक्षर, सिर्फ, महज आदि उर्दू शब्दों का सुंदर प्रयोग किया है। उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग है। जैसे दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की लचीले वेग से। कवि ने दृश्य, स्पर्श व श्रव्य बिंबों का प्रयोग किया है। जैसे दृश्य बिंब का उदाहरण दिया, पृथ्वी घूमती हुई आती है जब वे दौड़ते हैं बेसुध। और श्रव्य बिंब, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। मुक्तक छंद है, परंतु कहीं भी टूटन नजर नहीं आती। भाव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कवि ने लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया है। खतरनाक, सुनहले, तेज, बेचैन आदि विशेषणों का सुंदर प्रयोग हुआ है। शरद ऋतु का प्रस्तुत कविता में मानवीकरण किया गया है। इसके उपरांत कविता में कुछ कठिन शब्दावली भी है, तो आइए कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं। शरद अर्थात शरद ऋतु, उजाले का प्रतीक यहाँ बताया गया है। किलकारी अर्थात खुशी में चिल्लाना। छोटे बच्चे जब खुशी में अपने भाव अभिव्यक्त करते हैं तो वो किलकारी होती है। लचीला वेग अर्थात लचीली गति। रंध्रों अर्थात सुराखों। बेसुध, मस्त, बांस एक प्रकार की लकड़ी। झुंड अर्थात समूह। इशारों से अर्थात संकेतों से। मृदंग अर्थात ढोल जैसा वाद्य यंत्र। रोमांचित होना, पुलकित होना। सुनहले सूरज अर्थात सुनहरा सूर्य। महज केवल, सिर्फ। नाजुक अर्थात कोमल। भादो, भादो मास के बारे में कहा है और यहाँ इसे अंधेरे के प्रतीक के रूप में भी बताने का प्रयास कवि के द्वारा हुआ है।
प्रस्तुत कविता में कुछ बिंब योजना दृष्टिगत होती है, तो देखते हैं बिंब योजना के बारे में। किन किन वाक्यांशों में कौन कौन सा दृश्य बिंब है, श्रव्य बिंब है या स्पर्श बिंब है। तो तेज बौछारें, यहाँ पर गतिशील दृश्य बिंब है। सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यहाँ पर स्थिर दृश्य बिंब। पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग ऊपर उठ सके, गतिशील दृश्य बिंब है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, यहाँ श्रव्य बिंब है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, यहाँ स्पर्श दृश्य बिंब है। इसके उपरांत गृह कार्य में कुछ प्रश्न उत्तर, प्रश्न अभ्यास आपके लिए यहाँ रखे गए हैं। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। दूसरा प्रश्न, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया। तीसरा प्रश्न, जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। चौथा, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है। अगला प्रश्न, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं, लिखिए। छठा प्रश्न, पतंग कविता का प्रतिपाद्य बताइए। और अंतिम प्रश्न, शरद ऋतु और भादों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये कुछ प्रश्न हैं जो कविता पढ़ने के उपरांत आप सबको समझने हैं और इन प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको देना है। तो इस प्रकार आज हमने ये पतंग नामक कविता पढ़ी, जिसके कवि श्री आलोक धनवा जी हैं। हमने सविस्तार इस कविता के बारे में जाना, इसके अर्थ को समझा, इसके भाव पक्ष को, इसके कला पक्ष को, इसकी बिंब योजना को, कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ जाना। तो मैं समझता हूँ कि कविता पढ़ने के उपरांत आपको कविता का मर्म समझ में आया होगा। आज की कक्षा में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।